हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर रिटेनिंग वॉल शुरू करेंगे। ये रिटेनिंग वॉल होती क्या है? एक्चुअल में हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बेसमेंट वॉल या ब्रिज अबटमेंट्स। ब्रिज अबटमेंट्स मतलब जब ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं तो जो साइड्स वाले पिलर्स होते हैं उनको हम ब्रिज अबटमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, ब्रिज अबटमेंट्स हो गए, बेसमेंट वॉल्स हो गई, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर सॉइल एक प्रेशर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसमेंट वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इस साइड सॉइल को रिटेन किया हुआ है, रोका हुआ है, रिटेन किया हुआ है, रोका हुआ है। ठीक है, इस साइड सॉइल जाना चाहता था, हमने रोका हुआ है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं, मान लीजिए कि जैसे ब्रिज अबटमेंट्स। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है इस स्ट्रक्चर के। ब्रिज के जो साइड्स पे हमने लगाए हुए हैं पिलर, उनको कहते हैं ब्रिज अबटमेंट्स। अगर बेसमेंट में, ग्राउंड के नीचे हमने कोई वॉल लगाई हुई है, जैसे कुछ क्लासेस आपको पता है, ठीक है, वो बेसमेंट में चलती है। बेसमेंट में कार पार्किंग होती है, बेसमेंट वॉल्स होती हैं, उनके ऊपर सॉइल प्रेशर लगा रहा है एक तरफ से। ठीक है, फिर उसको हमने बेसमेंट वॉल कह दिया। हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमने ब्रिज अबटमेंट से बेसमेंट वॉल में नहीं गए, कोई आर्टिफिशियल वॉल हमने वैसे बना दी सॉइल को रोकने के लिए। सॉइल इधर आना चाहता था, हमने उसको रोक दिया वॉल बना के। उस केस में उसको हम कहेंगे रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इस साइड जो सॉइल रोका हुआ है उसको हम कह देते हैं बैकफिल। बैकफिल, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसमें हमको ये वाली जो साइड होती है उसको फिल करना पड़ता है, राइट। दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, ये है वॉल। ठीक है, इन जनरल मैंने आपको बताया ये जो ब्रिज अबटमेंट्स है, ठीक है, और बेसमेंट वॉल है, इन सबको हम एक जनरल कैटेगरी में अगर रखें तो इन जनरल हम इसको रिटेनिंग वॉल का नाम देते हैं। वो वॉल जो सॉइल को रिटेन करके रखी हुई है, रिटेन करके रखी हुई है, जाने नहीं दे रही कहीं, रिटेन किया हुआ है, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इन जनरल मैंने आपको बताया कि इसका नाम हम दे देते हैं रिटेनिंग वॉल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ये फिल करना पड़ता है ये वाली साइड को, तो बैक फिल, ये है इसकी फ्रंट साइड। दिस इज फ्रंट साइड ऑफ द वॉल, दिस इज फ्रंट साइड, फ्रंट साइड ऑफ द वॉल। ये है इसकी बैक साइड, दिस इज बैक साइड ऑफ द वॉल। तो इसलिए बैक फिल करना पड़ता कई बार, बैक साइड ऑफ द वॉल, बैक फिल। तो ये है फ्रंट साइड, बैक साइड, इसलिए बैकफिल एक टेक्निकल टर्म। बैकफिल ये आपको पता होना चाहिए किसको कह रहे हैं। बैकफिल उस सॉइल को कह रहे हैं जिस सॉइल को इस रिटेनिंग वॉल ने रोका हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो हम कंप्यूटेशन करते हैं वो मेनली 3 तरीके की कंप्यूटेशंस होती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट होता है कि जो ये वाली वॉल है ये रुकी हुई है, इट इज एट रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि ये इधर की साइड को, देखिए जो जनरल टेंडेंसी है सॉइल की वो तो है इस वॉल को इधर इधर गिराने की, पर इस वॉल ने इसको रोका हुआ है। इस सॉइल की जनरल टेंडेंसी क्या है, इसको इधर गिराने की, पर ऐसा हो नहीं रहा। इस वॉल ने रोका हुआ है, ये इसको इधर गिराने नहीं दे रही अपने आप को। ठीक है, रिटेनिंग वॉल जनरल, राइट, जो एक तरीके से नेचुरल टेंडेंसी है वो यही है। उस पर्टिकुलर जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं एक्टिव कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है जिसमें इस वॉल को इस साइड धक्का बजता है, इस साइड,
सॉइल की तरफ, बैकफिल की तरफ, इस रिटेनिंग वॉल को इस साइड ऑपोजिट, ठीक है। पहले तो नेचुरल टेंडेंसी इस तरफ थी, पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये कंडीशन बन सकती है। उसमें इस वॉल, ये वॉल बैकफिल की तरफ प्रेशर लगाती है, उसको हम कहते हैं पैसिव कंडीशन, ठीक है। ये तीन तरीके की कंडीशंस हमने अभी डिस्कस की हैं, राइट। इसको मैं रब कर देता हूं। तीन तरीके की कंडीशंस। फर्स्ट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है। व्हेन वॉल इज, व्हेन रिटेनिंग वॉल, या इन जनरल इसको हम वॉल भी कह सकते हैं, व्हेन रिटेनिंग वॉल इज अनयील्डिंग, यील्ड ना करे बिल्कुल भी, अनयील्डिंग, रेस्ट पर हो, उसको हम कहते हैं एट रेस्ट, ठीक है। जो अर्थ प्रेशर होगा, अर्थ प्रेशर क्या होता है, ये जो बैकफिल, इधर मैंने डायग्राम बनाई थी, बैकफिल जो इधर थी वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही थी, उसको हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। अर्थ सॉइल को इन जनरल हम अर्थ भी कहते हैं। तो अर्थ जो वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है, अर्थ प्रेशर, सिंपल। एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर कौन सा होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जब बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, वॉल अनयील्डिंग, वॉल बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी हुई है, सॉइल प्रेशर लगा रहा है ओके, पर वॉल को कुछ नहीं हो रहा, वॉल अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी हुई है, राइट। नो, दिस इज एट रेस्ट। सेकंड कंडीशन एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव कंडीशन भी इन जनरल कहते हैं, एक्टिव कंडीशन ही कह देता हूं मैं, अर्थ प्रेशर इसको मैं रब कर देता हूं, एक्टिव कंडीशन ही कह देता हूं। एट रेस्ट कंडीशन है, ये एक्टिव कंडीशन। हाँ, जो उस कंडीशन में अर्थ प्रेशर लगाएगी उसको हम एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, या सेकंड केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर कह देंगे। बट इन जनरल एक्टिव कंडीशन क्या होती है, वो होती है व्हेन दिस रिटेनिंग वॉल, इसको लिखी देता हूं मैं, व्हेन रिटेनिंग वॉल मूव्स टूवर्ड्स, मूव्स ऑपोजिट, moves opposite to that of backfill, या इसको जो ज्यादा पॉपुलर है, that is moves away from backfill, this is more popular, इसको ऐसे जाना जाता है, it moves, retaining wall moves away from backfill, away, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये ज्यादातर यूज की जाती है, राइट। टर्मिनोलॉजीज जो पॉपुलर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज ज्यादा चांस है कि आपके पेपर में आएंगी, या जब प्रैक्टिकली भी इन टर्मिनोलॉजीज का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, राइट। नो, थर्ड कंडीशन, इसकी मैं प्रॉपर डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा। अब सारी चीजें फिलहाल ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हम डीपर जाते जाएंगे हर एक टॉपिक में। थर्ड, पैसिव कंडीशन। पैसिव कंडीशन कौन सी होती है, व्हेन रिटेनिंग वॉल मूव्स टूवर्ड्स बैकफिल, बैकफिल की तरफ जाए वॉल, उसको कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, राइट या लेफ्ट ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी अभी केस डिस्कस किया है उसमें मैं मानता हूं कि हमारा टुवर्ड्स राइट था, राइट, जो बैकफिल थी दैट वाज टुवर्ड्स राइट, पर ये जरूरत थोड़ा है इधर वॉल हो इधर बैकफिल हो सकती है, तो ये टर्मिनोलॉजी राइट या लेफ्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना ये गलत है। टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम बैकफिल ये टर्मिनोलॉजी सही है, राइट।
व्हेन रिटेनिंग वॉल मूव्स टूवर्ड्स बैकफिल, उस कंडीशन में हम कहेंगे दैट आर कंडीशन इज पैसिव कंडीशन। ठीक है, तो ये जो भी मैंने लिखा है इसको एज ए डायग्राम की फॉर्म में अभी मैं आपको समझाता हूं। इन कंडीशंस में क्या क्या होता है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज वॉल, दिस इज वॉल, इस तरफ बैकफिल है, राइट, दिस इज बैकफिल। अब ये बैकफिल जो इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है दैट इज अर्थ प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया सॉइल को इन जनरल हम अर्थ भी टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अर्थ प्रेशर, जो वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है बाय अर्थ, राइट, अर्थ प्रेशर हो गया। तीन कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एट रेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव। एट रेस्ट मतलब जीरो स्ट्रेन, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही वॉल की, नो मूवमेंट ऑफ वॉल। ठीक है, अभी जिस कंडीशन में है दिस इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही वॉल की, एट रेस्ट है ये। पर ऐसा भी हो सकता है और जो जनरल जो टेंडेंसी है वो यही है कि इस तरफ वॉल मूव करे, इसको हम कहेंगे एक्टिव कंडीशन। और इस कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर लग रहा होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर। फर्स्ट केस में एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, जब रेस्ट भी होगी। थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि टूवर्ड्स बैकफिल सॉइल मूव करने, ये जो वॉल है वो मूव करने लगे, राइट, टूवर्ड्स दिस साइड जो मूवमेंट हो टूवर्ड्स बैकफिल। ध्यान दीजिए, राइट या लेफ्ट ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पेपर में दे दिया जाए कि इस तरीके की कोई कंडीशन है कि इस तरफ बैकफिल है, ये रिटेनिंग वॉल है, इस तरफ बैकफिल है, फिर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर या एक्टिव कंडीशन कब होगी, जब वॉल टूवर्ड्स राइट मूव करेगी या लेफ्ट। फिर आप कह दोगे हाँ इस पर्टिकुलर केस में टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगी तब एक्टिव कंडीशन होगी, या टूवर्ड्स राइट मूव करेगी तो पैसिव कंडीशन होगी। इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर केस दे ही दिया, फिर अगर नहीं दिया, इन जनरल बात की जा रही है, फिर तो हम यही कहेंगे कि अगर अवे फ्रॉम द बैकफिल हमारी वॉल मूव कर रही है तो एक्टिव कंडीशन, और उस केस में एक्टिव अर्थ प्रेशर, जो अर्थ प्रेशर लग रहा है उस कंडीशन में हम अर्थ प्रेशर को क्या कहेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगर टुवर्ड्स बैकफिल तो पैसिव कंडीशन, और अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तीन तरह के अर्थ प्रेशर भी हमने डिस्कस कर लिए। एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, सेकंड इज एक्टिव अर्थ प्रेशर, थर्ड इज पैसिव अर्थ प्रेशर, राइट। अब एक एक करके इन सारी कंडीशंस को हम देखेंगे कि एट रेस्ट, एक्टिव और पैसिव में क्या क्या होता है। सबसे पहले एट रेस्ट। अब धीरे धीरे हम टॉपिक्स के गहराई में जाते जाएंगे। तो सबसे पहले एट रेस्ट। एट रेस्ट की अगर मैं बात करूं, एट रेस्ट इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ओके, इस तरफ बैकफिल है, बैकफिल इस तरफ है, राइट, दिस इज रिटेनिंग वॉल, इस तरफ बैकफिल है। अब इस पर्टिकुलर केस में एट रेस्ट अर्थ प्रेशर जो लग रहा है, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर
वो कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन बातों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एट रेस्ट, अब एट रेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी मूवमेंट ना हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट वॉल की नहीं होगी, राइट। तो कोई भी मूवमेंट नहीं है तो इस तरफ जो स्ट्रेन है वो भी क्या है, जीरो। एप्सिलॉन एच, एप्सिलॉन इन जनरल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेन के लिए। एप्सिलॉन एच इज इक्वल टू जीरो, एप्सिलॉन एच इज जीरो। सो इस तरफ क्या लग रही है, तो अगर एप्सिलॉन एच इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब सिग्मा एच बाय ई, सोम का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा एच बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एच बाय ई, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस अगर लग रही हो, फिर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एच बाय ई माइनस म्यू, ये कौन सा है, माइनस म्यू सिग्मा एच बाय, ये कौन सा सिग्मा एच है, जो इधर से लग रहा होगा, दिस वन सिग्मा एच, ठीक है। ये वाला सिग्मा एच कौन सा है, इधर से जो लग रहा है। ये वाला सिग्मा एच कौन सा, सेकंड वाला जो मैंने म्यू के साथ लिखा है, जो इधर से ऐसे लग रहा है, ठीक है। हमने कोई भी यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, राइट, बिल्कुल इस वॉल पे, उस एलिमेंट पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो स्ट्रेन होगा वो जीरो होगा, राइट। और इन जनरल हम सॉइल पे भी कंसीडर कर लें, सॉइल इज ऑल्सो एट रेस्ट, तो सॉइल पे जब हम कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ऊपर से सिग्मा वी, इधर से सिग्मा एच, एंड इस डायरेक्शन से भी सिग्मा एच लग रहा होगा, माइनस म्यू सिग्मा एच बाई माइनस म्यू, ये थर्ड डायरेक्शन कौन सी है, सिग्मा वी वाली, माइनस म्यू सिग्मा वी बाई ई इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा एच यहां से ई जो है वो तो हो जाएगी कैंसिल, राइट। सिग्मा एच इंटू 1 माइनस म्यू, सिग्मा एच को मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू इक्वल टू म्यू सिग्मा वी को उस साइड ले गया, म्यू सिग्मा वी। अब सिग्मा एच बाय सिग्मा वी की अगर मैं रेशियो देखूं वो क्या है, सिग्मा एच बाय सिग्मा वी, दिस विल कम इक्वल टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू, और इसी को हम कहते हैं अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट, के नॉट, के नॉट इक्वल टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम निकाल क्यों रहे हैं ये, राइट। देखिए हमने निकाल लिया, डेरिवेशन कर ली, सब कुछ हमने मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर ली, क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर ये कर क्यों रहे हैं, राइट। ये सवाल पैदा होता है कि हमने ऐसा सब कुछ करके इस सब जो भी हमने किया इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसकी ये ज़रूरत थी कि जैसे मान लीजिए अगर तो कोई फ्लूइड होता, ठीक है, ये हमने अभी डिराइव कर लिया, तो इसको मैं चलो बाद में रब कर देता हूँ, यहाँ से मेरा काम चल जाएगा इस स्पेस में। देखिए अगर कोई फ्लूइड होता, दिस इज अ फ्लूइड, कोई फ्लूइड होता, जेड डेप्थ नीचे, अगर मैं किसी पॉइंट को ले लेता, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट को मैं इधर रख रहा हूँ, इस पे स्ट्रेसेस देख रहा हूँ, तो इधर 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 सभी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस कांस्टेंट होती है, राइट। कितना होता है वो, गामा जेड, आपको पता है, राइट। तो वो जो स्ट्रेसेस होती है वो कांस्टेंट होती है, रो जी एच हम फ्लूइड में जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इस पॉइंट पे जेड डेप्थ नीचे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा होगा दैट विल बी सेम, चाहे आप इस डायरेक्शन में देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लीजिए, इंक्लाइंड डायरेक्शन में देख लीजिए, जिस भी डायरेक्शन में देखना है देख लीजिए, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट होता। पर हम फ्लूइड से नहीं, सॉइल से डील कर रहे हैं, और सॉइल में एक बात निकाल ली बहुत ही आसान है हमारे लिए, वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड, वो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो वो चीज जो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेते हैं, उसका यूज करके, उसको किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है इस वॉल के ऊपर वो आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, वो ही हम कर रहे हैं। यहां पर
सिग्मा एच किसके इक्वल है, सिग्मा एच के नॉट हमने निकाल लिया, सिग्मा एच इज इक्वल टू दिस के नॉट इंटू सिग्मा वी। ये म्यू बाय 1 माइनस म्यू, इसको मैं के नॉट कह रहा हूं। के नॉट कॉफिशिएंट, के नॉट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो सिग्मा वी ये तो मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं, बहुत ही आसानी से सिग्मा वी निकाल सकता हूं। तो सिग्मा वी जब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसको एक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस साइड कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये है रीजन। जैसे हमने कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकाला, वैसे एक्टिव और पैसिव की कंडीशन में भी हम निकालेंगे। उसमें जो आएगा हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव कंडीशन में कह देंगे इन एक्टिव कंडीशन, पैसिव कंडीशन में कह देंगे इन पैसिव कंडीशन। ठीक है, तो एट रेस्ट कॉफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर हमने अभी निकाल लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। अगर हमको अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, ये तो हमने प्रेशर निकाला है, अर्थ प्रेशर निकाला, प्रेशर इस साइड कितना होगा, मतलब स्ट्रेस की यूनिट्स है, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट्स एक होती है। तो इस साइड कितना प्रेशर या इस साइड कितनी स्ट्रेस लग रही है वो हमने निकाली है, पर फोर्स कितनी लग रही है वो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, अभी हम निकालेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है। ओके, प्रेशर लग रहा पता लग गया, पर डिजाइन तो कितनी फोर्स लग रही है, कितने मूवमेंट्स लग रहे हैं उसके बेसिस पे होता है। फोर्स निकालने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स अब हम निकालेंगे। देखिए, ये हमने कर लिया। अब हम ये फोर्स निकालेंगे, इस वॉल के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है। देखिए, ये है वॉल, ठीक है, इस वॉल के ऊपर दिस साइड इज बैकफिल, राइट, ये बैकफिल है, ये हमारी वॉल है। इसके ऊपर हमको क्या निकालनी है कि फोर्स कितनी लग रही है। के नॉट हमने निकाल लिया, सिग्मा एच हमने क्या देखा क्या होता है, के नॉट इंटू सिग्मा वी। अगर मैं इन जनरल ये जो सॉइल है, ठीक है, ये वाला जो हमने रिटेन किया हुआ है, जिसको हम बैकफिल का नाम दे रहे हैं, इन जनरल अगर मैं इस सिग्मा वी जिसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इस सिग्मा वी को जिसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वो कैसे होगी। सिंपल है, सिंपली मैं एक नॉर्मल ड्राई सॉइल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अभी वाटर टेबल के इफेक्ट को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म सॉइल मान के मैं भी चल रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशंस आगे बढ़ती रहेंगी, कंडीशंस कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी, हम डीप डाइव करते रहेंगे। तो इन जनरल जो हमारी वर्टिकल प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी, ऐसा होगा इसका वर्टिकल, राइट, 0 एट द टॉप एंड गामा इंटू एच नीचे। अगर इसकी एच हाइट है, एच इज हाइट ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अगर मैं इन जनरल, भूल जाओ इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, उसको भूल जाओ, इन जनरल अगर मैं सिग्मा वी की डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं वो कैसी होगी, कुछ ऐसी। अब हमने के नॉट विच इज इक्वल टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू, हेयर म्यू इज पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल, स्पेसिफाई करना जरूरी है ताकि आप इस वॉल की पॉइजन रेशियो ना समझ जाओ। ठीक है, एक एक चीज को मैं स्पेसिफाई करता हूं, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल। तो इस के नॉट, म्यू कांस्टेंट होगा, म्यू बाय 1 माइनस म्यू, इस के नॉट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, के नॉट, राइट, सिग्मा एच आ जाएगा, के नॉट इंटू सिग्मा। तो मतलब इस जो ये वाली मैंने प्रेशर डायग्राम बनाई है, इसके हर एक जो इसका प्रेशर है, राइट, हर एक कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दूं मैं इस वैल्यू से, के नॉट इक्वल टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू, तो मेरे पास सिग्मा एच की वेरिएशन आ जाएगी। दिस सिग्मा वी की वेरिएशन मेरे पास आ गई, के नॉट कांस्टेंट है तो सिग्मा एच की वेरिएशन मेरे पास आ जाएगी। तो ठीक है, इसके हर एक पॉइंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसी डायग्राम मेरे पास देखने को मिलेगी मेरे को।
अब इधर देखिए, जब मैंने ऐसे बनाई तब मैं इस तरफ मैंने इसके एरोज नहीं शो किए, बिकॉज सिग्मा वी की वेरिएशन मैंने बनाई है। सिग्मा वी होता है जो नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, तो इधर मैं इस तरफ एरो बना दूं, इट विल बी रॉन्ग। हाँ, के नॉट इंटू गामा एच, ये गामा एच, दिस विल बी के नॉट इंटू गामा एच, ये इस साइड लग रहा है, ठीक है। जैसे इसके हाफ पे गामा एच बाय 2 था, इसके हाफ पे के नॉट गामा एच बाय 2 होगा। इसके हर कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं के नॉट से, तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगी। अब अगर इस पे मैं निकालना चाहूं दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जिसके लिए हमने ये सारा कुछ बनाया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, बहुत सिंपल है। क्यों? एक लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रेशर हो रहा है। प्रेशर किस साइड लग रहा है? दिस साइड। किस पे लग रहा है? इस पे। लीनियर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। प्रेशर का लीनियर वेरिएशन ऑन ए सरफेस, हम निकाल नहीं सकते फोर्स क्या होगी? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसको मैं रब कर देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होगा ये? देखिए, इट विल बी पी ए पी नॉट, ठीक है। जो ये अब और भी जो कुछ नोटेशंस है उसको मैं आपसे रूबरू कराता हूं। जो स्मॉल पी नॉट है, दिस विल बी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्यों? पी आपको पता है, इन जनरल हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं प्रेशर के लिए। पी नॉट, पी जीरो, क्यों? व्हेन देयर इज जीरो स्ट्रेन इन द सॉइल, इसलिए पी नॉट, पी नॉट, दिस इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। और कैपिटल पी नॉट, ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर, इसको हम कहते हैं अर्थ प्रेशर फोर्स, अर्थ प्रेशर फोर्स और अर्थ प्रेशर फोर्स, या इसको हम टोटल अर्थ प्रेशर या टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स, टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स, ये भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है। जो मैंने आपको बताया कि इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, प्रेशर कितना लग रहा है हर पॉइंट पे। अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो हमने बनाई है कि इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे कितना प्रेशर लगा रहा है सॉइल इस वॉल के ऊपर, वो हमने अभी निकाला है, ठीक है। वो इस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर ये सारा प्रेशर फोर्स कितना लगा रहा है उसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अभी हम निकालेंगे। दिस पी नॉट इज, ये पी नॉट आप बताओगे, अगर आपको पी नॉट, आप कह रहे हो कि पी नॉट इतना है, तो आपको बताना पड़ेगा कहां पर, इसके बॉटम पे, इसके मिड पे, या कहीं और, यहां कहां, आपको बताना पड़ेगा पी नॉट। पर अगर आप सिंपली कह देते हो बड़े वाला पी नॉट, ठीक है, कहने का मतलब अगर आप कह रहे हो अर्थ प्रेशर कितना है वो आपको बताना पड़ेगा कहां पर अगर आप कह रहे हो अर्थ प्रेशर फोर्स कितनी है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। देन इट्स अंडरस्टूड कि ये जो प्रेशर है ये वॉल पे कितना ओवरऑल फोर्स लगा रहा है उसकी बात हो रही है। जब आप अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हो, स्मॉल पी नॉट की, अर्थ प्रेशर, फिर आपको बताना पड़ेगा कहां पे। पर अगर आप कैपिटल पी नॉट जो कि है टोटल अर्थ प्रेशर, मतलब अर्थ प्रेशर की फोर्स, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही है। वो इसकी बात हो रही है कि ये अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है इस वॉल के ऊपर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अर्थ प्रेशर बताना है तो बताना पड़ेगा कहां पे। अर्थ प्रेशर फोर्स है वो अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो ओवरऑल वॉल के ऊपर सॉइल कितनी फोर्स लगा रहा है। नाउ इस पी नॉट की वैल्यू जो अभी हमने डिस्कस किया उसकी वैल्यू अभी हम निकालते हैं। देखिए, पी नॉट किसके इक्वल होगा? वो पी नॉट विल बी इक्वल टू सिंपल वेरिएशन ऑफ प्रेशर
ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस। सिंपल फॉर्मूला उसका निकालने का, लीनियर वेरिएशन हो रही है। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स होता फिर हम उसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन करते, देखते कि इतनी डेप्थ के ऊपर क्या वेरिएशन है, कैसे वेरी कर रहा है, उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करते फ्रॉम 0 to h। ये तो लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। इंटीग्रेशन करोगे या सिंपली आप उसको एवरेज ले लो, उसका एक ही बात होती है। क्यों लीनियर वेरिएशन है इसलिए, ठीक है। नहीं तो हम z डेप्थ नीचे जाते फिर देखते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप z डेप्थ नीचे जाके देखोगे कितना होगा, तो सिंपली है z डेप्थ नीचे कितना होता है आपको कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आपको, ये तो हम रेस्ट की कंडीशन कर रहे हैं, आगे वैसे एक्टिव पैसिव में बाद में डिस्कस करूंगा, पर फिर भी कहीं पर भी आपको अगर आपको अर्थ प्रेशर निकालना है, ठीक है, एक्टिव है तो एक्टिव, पैसिव है तो पैसिव, रेस्ट है तो रेस्ट, आपको अर्थ प्रेशर निकालना है ना, तो चुपचाप उस जगह पे आप सिग्मा वी निकाल लीजिए, ठीक है, जो उस पर वर्टिकल प्रेशर सिग्मा वी लग रहा है, इस पॉइंट पे आप सिग्मा वी निकाल लीजिए। सिग्मा वी निकाल लिया, अब आप उसको, हमारे इस केस में एट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो के नॉट, एक्टिव की बात कर रहे होते तो उसका कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो के नॉट से मल्टीप्लाई कर लीजिए सिग्मा वी को। सिग्मा वी आपने निकाली है, जैसे इस केस में क्या होगा गामा जेड, उसको के नॉट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास पी नॉट आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये अभी हम बहुत ही सिंपल केस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल केस कर रहे हैं, जो सिंपलेस्ट केस है वो कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी उसमें ये ही चीज़ काम आएगी। एक चीज़ कॉम्प्लेक्स केसेस में, बड़े क्वेश्चन में जो आपको काम देगी वो होगी कि आपको जहां पर भी अर्थ प्रेशर निकालना है, जहां पर भी, पहले उस जगह के ऊपर सिग्मा वी निकालो, फिर उस सिग्मा वी को कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास अर्थ प्रेशर आ जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने। नो, पी नॉट सिंपल वेरिएशन है। फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इस साइड लग रहा है, एरिया ये वाला, तो दिस विल बी, क्यों, और ये लीनियर वेरिएशन है तो इसके एवरेज हाफ इंटू के नॉट गामा एच, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया हम ज़्यादातर यूनिट एरिया नहीं, यूनिट इसकी लेंथ मान के चलते हैं अलोंग द दिस, ये प्लेन के अंदर जो होगा इट विल बी यूनिट लेंथ मान के चलते हैं। h इंटू, मान लीजिए ये h इंटू, ये इस साइड इसकी 3 मीटर होता तो h इंटू 3 हो जाता, 5 मीटर होता तो h इंटू 5 हो जाता। अभी यूनिट मान के चलना है तो h इंटू 1, तो h इंटू 1 कह लीजिए, या इसको अगर h से इसके यूनिट्स प्रॉपर रखने हैं तो h, ठीक है, यूनिट मान के चल रहे हैं, इनसाइड इट इज यूनिट, तो इट विल बी हाफ इंटू के नॉट इंटू गामा एच स्क्वायर। ये आप ध्यान दीजिए, इसके यूनिट्स की तरफ ध्यान दीजिए, यूनिट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तो हम यूनिट के लिए कर रहे हैं ना, फॉर यूनिट लेंथ, राइट, ऑफ द रिटेनिंग वॉल इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, पर अगर उसकी जगह अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना हो, स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखनी हो, फिर इसकी ये वाली चीज़ भी दी जाएगी, कितनी होगी ये वाली चीज़। तो उस हिसाब से अगर आपको यूनिट्स पे आपकी कमांड है, और गेट के पेपर में जो बहुत ही टेक्निकल पेपर है, या कोई और भी अच्छा पेपर हुआ, उसमें यूनिट्स से खेला जाएगा, तो यूनिट्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ की। गामा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एच स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया इसका, के नॉट के कोई यूनिट्स है ही नहीं है। हियर इट विल बी, इसकी यूनिट्स किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर, ये इसके यूनिट्स होंगे, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ अर्थ प्रेशर। तो जब भी हम अर्थ प्रेशर की बात करेंगे, वी विल रिपोर्ट इट्स यूनिट्स, अर्थ प्रेशर फोर्स की बात करेंगे, वी विल रिपोर्ट इट्स यूनिट्स इन किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, दिस h इंटू जो ये वाली चीज़ होनी चाहिए थी वो आपको दे दी जाए,
ठीक है, आपको चाहे विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल बोला जाए या कैसे भी करके क्वेश्चन पढ़ के आपको साफ समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको दे दी जाए, बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। तो h इंटू 1 करना है, तो h इंटू वो वाली चीज़ करना है। यहाँ पर जो h है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, या जो हमने यहाँ पर हाफ के नॉट गामा h स्क्वायर है उसको आप किलोन्यूटन पर मीटर में है, इंटू ये वाली चीज़ आप मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगी। सो दिस इज अर्थ प्रेशर फोर्स एट रेस्ट। अर्थ प्रेशर फोर्स है, या टोटल अर्थ प्रेशर भी इसको कहते हैं, या टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स भी इसको कहते हैं। सारे नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए थे। ठीक है ना, पी नॉट आ गया हमारे पास। अब पी नॉट जब हमारे पास आ गया तो के नॉट की एक और वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। के नॉट की हमने एक म्यू बाय 1 माइनस म्यू, एक बहुत ही जनरल सी वैल्यू, वो तो हमने कर ही ली है, पर पेपर के विद रिस्पेक्ट टू मैं आपको कुछ और के नॉट की वैल्यूज बताना चाहूँगा। फॉर प्योर सैंड, फॉर प्योर सैंड, जैकी एक थे इंजीनियर, उन्होंने दी थी फॉर प्योर सैंड, जैकी ने के नॉट की वैल्यू दी थी 1 माइनस साइन फाइव, राइट। ये वाली 1 माइनस साइन फाइव एक जैकी ने वैल्यू दी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, फॉर प्योर सैंड जैकी ने के नॉट की वैल्यू दी थी फॉर 1 माइनस साइन फाइव। नो, और भी के नॉट की कुछ वैल्यूज हैं पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के विद रिस्पेक्ट टू। नो, हमने अभी जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन में जो होगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी एट रेस्ट की कंडीशन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव के केस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर बता दूंगा कि आप अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जो हमने इन एक्टिव कंडीशन निकाला है उसको आप के नॉट से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चंस अगर रेस्ट कंडीशन से आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, वो हम तभी डिस्कस करेंगे। पर अभी रेस्ट कंडीशन के लिए दिस इज मोर देन इनफ, इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग वॉल के टॉपिक को अब मैं कर देता हूँ रिमूव, अंडरस्टूड है, वही चल रहा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे आपके। हो सकता थोड़ा बहुत चांस है कि पैसिव अर्थ प्रेशर या एट रेस्ट कंडीशन से क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बहुत चांस है, पर ज्यादा जो कंसंट्रेशन होगी क्वेश्चंस की वो एक्टिव अर्थ प्रेशर में ही होगी। एक्टिव अर्थ प्रेशर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू भी। पर उससे पहले एक बात जो मैं अभी इससे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे ब्रिज अबटमेंट्स हैं, ब्रिज अबटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिज के, आपने देखा होगा कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जो साइड में पिलर होते हैं, ब्रिज बना होता है, जो साइड वाले ध्यान दीजिए, साइड वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रिज अबटमेंट्स। ठीक है, ब्रिज अबटमेंट्स, बेसमेंट वॉल्स और भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम, पर मेनली जिन पे आपका ध्यान देना चाहिए वो है ब्रिज अबटमेंट्स और बेसमेंट वॉल्स। These are designed for earth pressure at rest condition. At rest condition, ये आपको ध्यान देना। ब्रिज अबटमेंट्स, बेसमेंट वॉल्स डिजाइंड फॉर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन के लिए हम ब्रिज अबटमेंट्स, बेसमेंट वॉल्स को डिजाइन करते हैं। Now let's move to active earth pressure. Active earth pressure. इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस कंडीशन में हमारी जो वॉल है, दिस इज बैकफिल, हमारी वॉल की टेंडेंसी होगी टू मूव
अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल, दिस इज बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल, इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, ठीक है। ये साइड मूव करती भी है, टेंडेंसी भी है और मूव करती भी है जब एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन इसमें आती है। तो जब मूव करती है फिर क्या होता है, फिर ये कुछ ऐसा होता है कि इस साइड वॉल है, इस साइड इट इज सॉइल। तो मान लीजिए मैं सॉइल हूँ, आई एम सॉइल, ये बैकफिल है ना जो, आई एम सॉइल, ठीक है, आई एम बैकफिल, आई एम सॉइल। इस साइड कोई वॉल खड़ी है, मैं इसको कह रहा हूँ पुश कर रहा हूँ, मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये वॉल इस तरफ जा रही है, इस तरफ। जो वॉल को इस तरफ मैं पुश कर रहा हूँ, तो जब मैंने पुश करना स्टार्ट किया तब तो मेरे बहुत पास थी, आई वॉज पुशिंग इट विद हाई इंटेंसिटी। पर जब थोड़ा दूर चली गई तब थोड़ा उतना नहीं पुश कर पा रहा मैं जितना पहले कर पा रहा था, और दूर चली गई और थोड़ा कम हो गया। जैसे जैसे दूर जा रही है मेरे पुश करने की काबिलियत कम होती जा रही है। पहले पूरी फोर्स से पुश कर रहा था, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। फिर एक कंडीशन आई जब मैं इसके साथ ही लुढ़क गया, राइट। पहले पुश कर रहा हूं, इस तरफ वॉल है, पुश कर रहा हूं, फिर कम हो रही है, वॉल दूर जा रही, कम हो रही है, फिर मैं वॉल के साथ ही लुढ़क जाता हूं, ठीक है। यही बैकफिल के साथ हो रहा है। बैकफिल इस वॉल को पुश कर रही है, पहले हाई इंटेंसिटी से पुश कर रही है इस वॉल को, फिर वो फोर्स कम हो जाती है क्योंकि दूर चली गई ना, वॉल कम हो जाती है, फिर और कम, और फिर उसके साथ ही चली जाती है। उसको हम कहते हैं एक्टिव कंडीशन। एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है इस कंडीशन में, और कंडीशन है एक्टिव कंडीशन, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है, राइट, मैंने आपको समझा दिया। अब इसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कुछ जो चीज़ें क्या क्या हम लिख सकते हैं इसके बारे में। पर इसकी जो फीलिंग है, होता क्या है, ये मैंने आपको भी समझा दिया। पर आप कहीं से भी लोगे मेनली, पर जो इसकी फीलिंग है, मतलब क्या इसका, ऐसा हो क्यों रहा है, राइट, थोड़ा इसका एसेंस वो अभी आपको समझाया होगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, वॉल मूव अवे फ्रॉम बैकफिल, ओके। फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हो क्यों रहा है ये, सॉइल वॉज पुशिंग, सॉइल वॉज या अर्थ वॉज पुशिंग। अभी तो मैंने आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दी है, एक वर्ड को दूसरे से रिप्लेस किया जाए पेपर में, आप पहचान जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है वो। सॉइल वॉज पुशिंग द वॉल, उससे क्या हो रहा है, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, ठीक है, ये बैकफिल है, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल। उससे क्या हो रहा है, प्रेशर ऑन द वॉल कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, प्रेशर ऑन द वॉल कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, ओके। उससे क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, उससे क्या होगा, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल भी इसको देखें। प्रेशर ऑन द वॉल कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, अब उससे क्या होगा, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग, दूर जा रही है, राइट, दूर जा रही है तो कम हो रही है, ठीक है, कम हो रहा है। शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग, ऑफ द सॉइल स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग। टेक्निकल टर्म्स अभी थोड़ा इस्तेमाल करने का राइट टाइम था, सो आई हैव डन इट। शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग, मतलब उसकी शीयर स्ट्रेंथ जो उधर जा रही है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, राइट, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, रोकने की कोशिश नहीं, रादर कहने का ये मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में ऐसा मैंने कह दिया, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग, राइट, जो उसके अंदर फ्रिक्शनल एंगल है इसका सॉइल का, वो इस चीज़ को अपोज करने की कोशिश कर रहा है ना,
इस तरफ जा रही है, ठीक है, पर ये वाला जो सॉइल है ये चाहता नहीं, राइट। ये इसके जो पड़ोसी हैं ये इसको पीछे से खींच रहे हैं। मेरे पीछे कोई आदमी हो, राइट, वो मेरे को मैं इधर पुश कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, पर मेरे पीछे वाला मेरे को खींच रहा है। जो मेरे को पीछे वाला खींच रहा है दैट इज वो किसके इक्विवेलेंट है? shear strength of the soil starts mobilizing। तो shear strength of the soil starts mobilizing, उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो keeps on reducing, उसके साथ ही भी जो shear strength of the soil वो starts mobilizing। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये जो है अर्थ प्रेशर जो कि मैंने आपको बताया कम होता रहता है, अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। ये कब होगा? when all of the shear resistance of the soil is mobilized। मैं कब इसके साथ चला ही गया, बॉल को पुश कर रहा था, कब पुश कर ही गया? जब वो मेरे को पीछे से खींच रहा था, मेरा पड़ोसी खींच रहा था मेरे को, रुका ही नहीं मैं साथ चलते वो भी हार गया, बस उसकी कैपेसिटी भी खत्म हो गई। ऑल ऑफ द shear resistance of the soil has mobilized। ये कब होगा? अर्थ प्रेशर अटेन्ड इट्स मिनिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन all of the shear resistance of the soil has mobilized। At this point soil is said to have reached its active condition। इस पॉइंट पे एक्टिव कंडीशन पे वो रीच कर गया पूरी तरह, राइट। तो इस हालांकि ये जो कंडीशन है वो तो एक्टिव ही थी जब ये पुश कर रहा था, पर एक्चुअल में जब पूरी shear resistance मोबिलाइज होगी तब हम कह रहे हैं कि बस अब ये अपनी जो एक्टिव कंडीशन है उसको अटेन कर चुका है सॉइल, राइट। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही मिनिमम अपना अचीव कर लेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हाउ इट इज, अगर मैं इसी चीज को इस पे रिप्रेजेंट करूं, राइट, अगर मैं इस पे रिप्रेजेंट करूं इस चीज को, तो देन फिर वो कैसा होगा? लेट्स सी दैट। अगर मैं इस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि इधर दिस वाज पी नॉट, ठीक है, जब एक्टिव इट वाज लेट्स से पी नॉट, पी ए जो भी आप लिख सकते हो, पी नॉट विल बी बेटर वर्ड, जो बड़े वाला पी नॉट एट रेस्ट। तो ये कम कर रहा था, एक पॉइंट आ गया जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर गया, दिस विल बी टर्म्ड एज पी ए, ठीक है। इसका इस वॉल की लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, नो रिलेशन विद दैट। बस ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये पी नॉट, उसके बाद ऐसे करता गया, दैट इट विल बी पी ए, एंड दिस इज रीच्ड जब जो स्ट्रेन हो सॉइल की इट इज 0.2% to 0.5%। अब फिर से थोड़ी टेक्निकल मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ। ये अजीब कब होती है? व्हेन स्ट्रेन इन सॉइल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वॉल मूव कर रही है तो सॉइल भी स्ट्रेन हो रही है, ठीक है। स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन इन सॉइल, it reaches value of, this happens that a strain in soil reaches a value of 0.2% to 0.5%, 0.2% to 0.5%। जो 0.2% है
दिस इज फॉर डेंस सैंड्स एंड 0.5% दिस इज फॉर लूज सैंड्स। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था जब हमने प्रॉपर शीयर स्ट्रेस वर्सेस शीयर स्ट्रेन की डायग्राम करी थी, जब हमने लिक्विफैक्शन पढ़ी थी शीयर स्ट्रेंथ, तब हमने ये वाली बात डिस्कस करी थी कि जो फेलियर होता है डेंस सैंड का, इट हैपन्स एट अ स्ट्रेन रेट। उस केस में जो स्ट्रेन रेट जिसमें फेलियर हो रहा था इट वाज 2% to 5%, ठीक है, डेंस सैंड का। जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई थी, जब लूज सैंड्स है वो स्ट्रेन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो इसलिए हम उनका कहते हैं तो 20 to 25% या 20 to 30% जब उसकी वो स्ट्रेन को रीच कर जाए देन वी विल अंडरस्टैंड कि उसका फेलियर हो चुका है, ठीक है। तो लूज हैंड है वो तो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रेन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। डेंस हैंड उसका कमी होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि तब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है, और जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है देन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डेंस हैंड इज लॉस्ट, और उस पॉइंट पे हम कह देते हैं कि जो हमारी डेंस हैंड है ये फेल हो गई। तो इसलिए जो कम वैल्यू है वो डेंस हैंड के लिए, और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लूज हैंड के लिए है, राइट ना। अब इसका अगर हम देखें कि मोहर सर्कल, मोहर फेलियर एनवेलप, मोहर सर्कल वो कैसे होंगे उसको देखते हैं। मोहर सर्कल पे अब इसको लेके आते हैं। दिस इज आवर वॉल, नॉट वॉल, मोहर सर्कल अभी हम देखते हैं। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस एंड दिस इज शीयर स्ट्रेस एक्सिस। ओके, मोहर सर्कल बनाया हमने, राइट। मोहर सर्कल से ऑफ कोर्स हमको फेलियर मिले होंगे, बट मोहर फेलियर एनवेलप अगर मैं इसकी बनाऊं इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो जो रेस्ट कंडीशन के लिए है इट इज समवॉट लाइक दिस, सिग्मा वी एंड दिस इज सिग्मा एच, ठीक है। फिर क्या होने लग गया कि एक्टिव कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां पर जो सिग्मा एच है दिस इज फॉर रेस्ट कंडीशन। आई शुड स्पेसिफाई हियर कि रेस्ट कंडीशन की बात यहां पे हो रही है। ये जो मैंने मोहर सर्कल बनाया दिस इज फॉर रेस्ट कंडीशन। अब सिग्मा वी तो उतना ही रह रहा है, आपको पता है सिग्मा वी पे हम कोई फर्क नहीं डाल रहे, सिग्मा वी उतना ही रह रहा है। पर सिग्मा एच मैं जो इसको पुश कर रहा था, फिर जैसे जैसे दूर जाता गया पुश करने की टेंडेंसी कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही। सिग्मा एच इसको पुश कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करने की टेंडेंसी कम हो रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम हो रही है। तो कम हो रही है तो यहाँ पर यहाँ पर फिर इतना होगी, कम होते होते इतनी होगी, और फिर और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, बस इससे कम नहीं हो सकती। किससे कम? जब हमारा मोहर सर्कल इस मोहर फेलियर एनवेलप को टच कर जाए, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, पर इतनी अच्छी जरूर है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। सिग्मा कम होती रही, कम होती रही, इस पॉइंट पे हम कह देंगे कि एक्टिव की प्लास्टिक इक्विलिब्रियम एट एक्टिव कंडीशन हैज बीन अटेन्ड, ठीक है। वी विल डिस्कस कि हम इसमें प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की ही बात करते होते हैं, बट स्टिल ओके। इस कंडीशन में हम कहेंगे दैट एक्टिव कंडीशन हैज बीन अटेन्ड। तो यहां पर जो भी कंपटीशन होंगे हम उसको कहेंगे के ए इंटू सिग्मा बी, ये अटेन हो चुकी है। जैसे हमने वहां पे बात करी थी के नॉट की, यहाँ पे के ए क्यों? एक्टिव, के कॉफिशिएंट, ठीक है। तो के ए इंटू सिग्मा बी ये वाली वैल्यू होगी। कम होती है, होती है, होती है। आपको पता है कि कोई भी सॉइल मोहर सर्कल, मोहर फेलियर एनवेलप के ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो फिर कौन सी वो वैल्यू होगी अगर हमने मोहर सर्कल से वो वैल्यू देखनी है तो, कि कम होती रहे, होती रहे, होती रहे, इधर तक जा सकती है, बस इसके आगे नहीं, राइट नो। तो के ए इंटू सिग्मा बी इस पॉइंट पे फेलियर हो जाएगा। ये हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू मोहर सर्कल क्या होगा इसका। अब इसको थोड़ा सा और मैं अगर रिफाइन करके लिखूं कि फेलियर कहाँ पे होगा, उसके थीटा फेलियर जो प्लेन होगा हमारा, उसके एंगल कैसे कैसे होंगे,
उस चीज़ को अगर हम मोहर सर्कल से देखें, मोहर फिल्ड एनवेलप से देखें, देन इट विल बी बेटर। तो देखते हैं, बट लेट मी फर्स्ट चेक द टाइम। इट्स टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, तो वी विल कंटिन्यू with this topic in the next class, right? I hope you enjoyed this. Thank you very much.